दोपहर का समय था। घर में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। सभी खिड़कियां बंद थीं और कमरा हल्की सी अंधेरी चादर में लिपटा हुआ था। बस रोशनदान से छनकर आती हल्की रोशनी कमरे के बीचों बीच एक फीकी लकीर बनाती थी। इसी सन्नाटे को अचानक किसी हड़बड़ी की आवाज ने तोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलमारी में कुछ जल्दी जल्दी ढूंढ रहा हो। अलमारी के सामने झुका हुआ था आलोक। उसकी उंगलियां बेतहाशा कपड़ों और कागजों को उलट पुलट कर रही थीं। तभी उसके हाथ एक पासबुक लगी। उसने फटाफट पासबुक की आखिरी एंट्री देखी। 12 लाख रुपए। उसकी आंखें चमक उठीं। पासबुक के साथ ही वहीं रखा था एक एटीएम कार्ड। अब तो जैसे उसका दिन बन गया। उसने दोनों चीजें झट से उठाईं और अलमारी बंद करते हुए पीछे मुड़ा ही था कि उसका पूरा शरीर जम सा गया। दरवाजे पर 70 वर्षीय शिवानंद जी खड़े थे। लाल आंखें, कड़े तेवर और गुस्से से कांपता हुआ चेहरा। आलोक हड़बड़ा गया। आवाज अटकती हुई बोला, पिताजी, आप यहां? शिवानंद जी उससे पहले ही फट पड़े। तू अब इतना नीचे गिर गया है आलोक? अपनी ही मां के मेहनत की कमाई चुराने चला था? कुछ पल को आलोक अवाक रह गया, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे से अपराध बोध और शर्म दोनों गायब हो गए। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये मत भूलिए पिताजी, इन पैसों पर हमारा भी हक है। वो मेरी भी मां है। शिवानंद जी दहाड़ उठे। कौन सा हक? किस बात का हक? ये तेरी मां मेरी पत्नी की मेहनत की पूंजी है, हमारे बुढ़ापे का सहारा। इसे छूने की भी तेरी औकात नहीं है। मेरी पत्नी ने दिन रात की मेहनत से एक एक पैसा जोड़ा है। तुम लोगों से तो हमने कब का उम्मीद छोड़ दिया था। लेकिन आलोक की आंखों में जरा भी शर्म नहीं थी। वो उल्टे ऊंची आवाज में बोला, क्या मेरी पत्नी लगा रखा है? आपकी पत्नी? मेरी मां भी तो है, और उनके पैसों पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। इतने पैसों क्या करेंगे आप लोग? मरेंगे तो ऊपर लेके नहीं जाएंगे। बस इतने में शिवानंद जी का धैर्य टूट गया। उन्होंने गुस्से में आलोक के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि दूसरे कमरे से भागती हुई रीना, आलोक की पत्नी, अंदर आ गई। उसने दृश्य देखा और आग बबूला हो उठी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? रीना तमतमाते हुए चिल्लाई। वो कोई बच्चा नहीं, एक बच्चे के बाप हैं, और आप उन पर हाथ उठा रहे हैं? शर्म नहीं आती? उम्र के साथ दिमाग खराब हो गया है क्या? लग रहा है पागल खाने भिजवाना पड़ेगा, बुढ़ऊ सठिया गया है। उसकी कड़वी जहरीली बातें कमरे की हवा को चीरती जा रही थीं। इसी बीच सुधा जी, आलोक की मां और रीना की सास भी कमरे में आ गईं। वो हमेशा शांत रहने वाली सौम्य स्वभाव की महिला थीं, जिन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। लेकिन आज रीना की बातें सुनकर वो फट पड़ीं। उन्होंने गुस्से में रीना को एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। अपनी पत्नी की हिम्मत देख के शिवानंद जी के चेहरे पर हल्की गर्व भरी मुस्कान आ गई। रीना स्तब्ध रह गईं। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे यकीन ही न हो कि इतनी शांत महिला भी हाथ उठा सकती है। कुछ ही क्षण में उसका गुस्सा और उबलने लगा। वो चिल्लाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? लगता है अब आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी को असली औकात दिखानी पड़ेगी। मेरे भाई इंस्पेक्टर हैं, 2 मिनट में जेल भेजवा दूंगी। जब जेल में सड़ोगे तब अक्ल ठिकाने आएगी। लेकिन शिवानंद और सुधा तनिक भी नहीं डरे। शिवानंद जी दृढ़ता से बोले, बहुत भरोसा है अपने भाई पर ना? बुलाओ उसे। आज उसे भी दिखाते हैं कि उसकी बहन और बहनोई दोनों कितने नीचे गिर चुके हैं। उनके शब्दों ने जैसे रीना और आलोक को कुछ देर के लिए चुप करा दिया। दोनों गुस्से से भरे कदम पटकते हुए कमरे से बाहर चले गए। शिवानंद जी ने शांत लेकिन टूटे हुए मन से पासबुक और एटीएम आलोक के हाथ से छीन लिए, अलमारी बंद की और वहीं एकाएक ढह गए। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। सुधा जी ने आगे बढ़कर उनके कंधों पर हाथ रखा, लेकिन उनकी अपनी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। ये दर्द आज का नहीं था। रिश्तों की ये दरारें कई साल पहले ही शुरू हो चुकी थीं। ये तो बस एक दिन था जब सब खुलकर सामने आ गया। सुधा जी के 2 ही बच्चे थे,
बड़ा बेटा आलोक और छोटी बेटी ऋतु। ऋतु की शादी उन्होंने बड़े प्यार से की थी और शादी के बाद वो अपने पति के साथ कनाडा चली गईं। ऋतु को आखिरी बार उन्होंने तभी देखा था जब आलोक की शादी हुई थी। उस दिन सुधा और शिवानंद दोनों कितने खुश थे। उन्होंने अपनी बहू रीना को खुद चुना था, सुंदर, सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी लगने वाली लड़की। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि इस लड़की की मुस्कुराहट के पीछे कितना कड़वा सच छिपा है। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। रीना का व्यवहार ऐसा था जैसे वो घर में आते ही चुपचाप आग लगा गई हो। धीरे धीरे उसने आलोक को अपने ही माँ बाप से दूर करना शुरू कर दिया। आलोक एक दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी के कुछ महीने बाद आलोक और रीना शहर चले गए। नौकरी अच्छी थी, कमाई स्थिर थी, लेकिन रीना के शौक उससे कहीं बड़े थे। उसे घूमना फिरना, महंगे होटल, महंगे कपड़े सब चाहिए था। एक नौकरी उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती थी। इसीलिए रीना ने आलोक के मन में ये बात डाल दी कि उसे नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहिए। एक बार बिजनेस चल निकला तो लाखों की कमाई होगी। आलोक भी उसके बहकावे में आ गया। नौकरी छोड़ दी और दोनों गांव लौट आए। गांव पहुंचते ही आलोक ने पिता से कहा, पापा, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। अगर ये सेट हो गया तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी और मम्मी की भी। शिवानंद जी चौंके। बेटा, बिजनेस करना बुरा नहीं है, पर नौकरी इतनी जल्दी छोड़ना ठीक नहीं था, और बिजनेस में पैसा बहुत लगता है। आलोक ने सीधे कहा, वही तो पापा, समय मेरे पास है, लेकिन पैसे आप संभाल लीजिए। शिवानंद का चेहरा उतर गया। बेटा, मैंने जिंदगी भर खेती ही की है, मेरे पास इतनी पूंजी कहाँ है? सारी मेहनत लगाकर ये घर बनाया है बस। आलोक ने उसी पर तीर चलाया। तो यही घर बेच दो पापा, बहुत बड़ा है, अच्छा पैसा मिल जाएगा, फिर बिजनेस शुरू कर लूंगा। बाद में आपको और मम्मी को शहर में अपने पास ले जाऊंगा। ये सुनकर शिवानंद जी जैसे हिल गए। वो बोले, अगर घर बेच दिया तो हम कहाँ जाएंगे? आलोक तुरंत बोला, हमारा पुश्तैनी घर यहां से बस कुछ किलोमीटर दूर है। आप तो वहीं बड़े हुए थे, कुछ महीनों की ही बात है। बिजनेस सेट होते ही सब ठीक हो जाएगा। पुश्तैनी घर घर के नाम पर, वहां है क्या मिट्टी की 4 दीवारों और खपरेल वाली छत? और सालों से वहां कोई रह भी नहीं रहा, हम वहां कैसे रहेंगे? आलोक बोला, अरे पापा, कुछ ही महीने की बात है, पूरी जिंदगी तो आप वही रहे। अब मेरे लिए आप कुछ महीने वहां एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, बाद में मैं आप लोगों को शहर ले ही जाऊंगा। लेकिन शिवानंद किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने को तैयार नहीं थे। आलोक समझ गया कि उससे कुछ क्यों कर नहीं होगा। वो सीधे अपनी माँ सुधा जी के पास गया। सुधा जी अपने बेटे से अपार प्रेम करती थीं। बेटा उनकी दुनिया था। कभी कभी तो लगता कि उसके प्यार में वो धृतराष्ट्र बन चुकी हैं। आलोक ने बात घुमाकर कही, माँ, पापा समझ ही नहीं रहे। नौकरी में तो अब हमारा खर्च भी नहीं चलता था। बिजनेस से हम सबकी जिंदगियां बदल सकती हैं। अगर मैं सेट हो गया तो आपको बुढ़ापे में हमसे दूर कभी नहीं रहना पड़ेगा। सुधा जी की आंखों में चमक आ गई। वो तो हमेशा चाहती थीं कि बढ़ती उम्र में वो अपने बेटे के पास रहें। उन्होंने थोड़ी देर सोचकर कहा, बेटा, पर इस बड़े घर को बेचकर हम छोटे पुश्तैनी घर में कैसे रहेंगे? आलोक ने तुरंत कहा, अरे माँ, जिंदगी तो आपने उसी घर में बिताई है, कुछ महीने की बात है। कुछ देर की चुप्पी के बाद सुधा जी मान गईं और रात में उन्होंने शिवानंद से बात करने की ठान ली। उस रात शिवानंद ने लाख मना किया, लाख समझाया, सुधा, ये घर मेरी जिंदगी की कमाई है, इसे कैसे गिरवी रखूं? लेकिन सुधा जी अपने बेटे की उम्मीद नहीं तोड़ पाईं। आखिरकार बहुत मन मारकर शिवानंद जी ने घर गिरवी रख दिया और मिले हुए सारे पैसे आलोक को दे दिए। महीनों पर महीने बीतते गए। शुरू के दिनों में तो रीना और आलोक दोनों ने खूब पैसे उड़ाए। ऐसा लगता था जैसे रीना के पर निकल आए हों। आधे से ज्यादा रकम घूमने फिरने और शौक में ही खत्म हो गई। जब आधे पैसे बर्बाद हो गए, तब जाकर आलोक को याद आया कि बिजनेस भी करना है। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस शुरू किया, पर वो भी नहीं चला। लगभग 1 साल बीत गया और पैसा खत्म हो चुका था। जब आलोक गांव वापस लौटा,
तब तक गिरवी का समय निकल चुका था और घर उनके हाथ से जा चुका था। सुधा और शिवानंद अब अपने पुराने मिट्टी के पुश्तैनी घर में रहने लगे थे, जो उनके पूर्वजों के समय का था। आलोक और रीना को देखते ही सुधा जी दौड़ कर बाहर आईं। उनकी आंखों में बेटे को 1 साल बाद देखने की चमक थी। वो जितना अच्छा बना सकती थी बनाया, पूरी सेवा की। उन्हें इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि बड़े घर से निकलकर छोटे कच्चे घर में रहना पड़ रहा है। अगले दिन उन्होंने आलोक से भरभराती आवाज में कहा, बेटा, तू हमें लेने आया है ना? 1 साल से मेरी आंखें तुझे देखने को तरस रही थीं। अब हम तुम्हारे साथ चलें? आलोक का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने रीना की तरफ देखा। रीना ने तुरंत जवाब दिया, अभी कैसे जाएंगे मम्मी जी? हमारा बिजनेस अभी भी लॉस में है। हम तो इसलिए आए हैं कि पिताजी जो जमीन संभाले बैठे हैं उसका कुछ हिस्सा बेच दें। उन पैसों से हम बिजनेस को बड़ा कर लेंगे। सुधा जी चुप हो गईं, लेकिन बाहर बैठकर ये बातें सुन रहे शिवानंद जी गुस्से से कांप उठे और बिना कुछ कहे बाहर चले गए। आलोक जानता था कि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। वो फिर सुधा जी के पास गया। माँ, बस थोड़ी और इन्वेस्टमेंट कर दूं तो बिजनेस चल पड़ेगा। पापा से बोलकर आधी जमीन बेच दो, यही मौका है। सुधा जी का मन नहीं था, लेकिन बेटे की उम्मीदों ने उन्हें बांध लिया। उन्होंने फिर से शिवानंद पर दबाव बनाना शुरू किया, पर इस बार शिवानंद जी बिल्कुल नहीं टूटे। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, सुधा, वो घर तो मैंने तुम्हारे कहने पर गिरवी रख दिया था और वो भी चला गया, लेकिन मैं अपने पुरखों की जमीन नहीं बेचूंगा। जब इतने पैसों से बिजनेस नहीं चला तो और पैसों से क्या चमत्कार हो जाएगा? पर सुधा जी का विश्वास अडिग था। उन्हें केवल अपने बेटे की तरक्की दिखाई दे रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने कहा। बेटे का धंधा अब चलने लगा है। थोड़े और पैसे लगेंगे तो मेरा बेटा भी करोड़पति बन जाएगा। हमें भी दुनिया घुमाएगा, अपने पास रखेगा। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। आप क्यों उसकी खुशियां नहीं देखना चाहते? शिवानंद बस उन्हें देखता रह गए। उन आंखों में अब केवल माँ का अंधा प्यार था, और यही प्यार धीरे धीरे उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। सुधा जी ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह शिवानंद को फिर से मनाया जा सके, लेकिन शिवानंद के पक्के अनुभव उन्हें बार बार यही समझाते रहे कि आलोक की बातें सिर्फ हवा में उड़ाए गए सपने हैं। वे जानते थे कि कोई भी बिजनेस कुछ महीनों में करोड़ों की कमाई नहीं देता, पर सुधा जी का दिल माँ था, और माँ का दिल अक्सर तर्क नहीं देखता, सिर्फ उम्मीद देखता है। जब उन्होंने देखा कि शिवानंद किसी भी हाल में जमीन गिरवी रखने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने गुस्से और दुख में खाना पीना ही छोड़ दिया। 2 दिन, फिर 3 दिन बीत गए। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। आखिरकार अपनी पत्नी की हालत देखकर शिवानंद का मन टूट गया। उन्होंने हार मान ली। उन्होंने अपनी आधी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखी और वो पैसे उठाकर आलोक और रीना को दे दिए। पैसे हाथ में आते ही आलोक और रीना के चेहरे पर जो कुटिल मुस्कान आई, वो शिवानंद की नज़र से तो नहीं बची, लेकिन सुधा जी अपने बेटे के प्यार में वो सब नहीं देख पाईं। अगले दिन आलोक और रीना गांव से वैसे ही निकल गए जैसे चलते चलते कोई दरवाज़ा बंद कर दिया हो। न लौटने का वादा, न हाल चाल की चिंता। आलोक ने उन पैसों को अपने बिजनेस में लगाया। बिजनेस थोड़ा बहुत चलने लगा, लेकिन कमाई इतनी थी कि बस खर्च निकल आता। उधर रीना और आलोक के शौक, बड़े होटल, घूमना, फैशन कभी खत्म नहीं होते थे। जो भी फायदा होता वही उड़ जाता, बचत का सवाल ही नहीं। एक एक करके महीने ऐसे बीतते गए जैसे बूढ़े पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पूरा 1 साल निकल गया। इधर गांव में सुधा और शिवानंद का हाल बुरा था। छोटा सा कच्चा घर, मिट्टी की दीवारें, बारिश में टपकता छप्पर और ऊपर से आर्थिक तंगी। शिवानंद गांव के घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। वही पैसे 2 बूढ़ों का पेट पालते। और सुधा जी, उनकी बूढ़ी आंखें हर सुबह दरवाजे की ओर उठ जातीं। शायद आज बेटा आए, शायद आज। और फिर एक दिन, 1 साल बाद, आलोक सच में आ गया। उसे देखते ही सुधा जी की आंखें खुशी से भर गईं। 2 दिन तक घर में जैसे फिर से रौनक लौट आई। तीसरे दिन शिवानंद ने धीरे से कहा, बेटा, जब तेरा धंधा ठीक ठाक चलने लगा है तो तुम मुझसे जो पैसे लिए थे वो वापस दे दो। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है।
ये सुनते ही आलोक के चेहरे का पूरा भाव बदल गया। वो हंसी उड़ाते हुए बोला, क्या पापा, अभी थोड़ा सेट होना शुरू हुआ है धंधा, दे दूंगा ना, कौन सा भाग रहा हूं। और बताइए भला, कोई बाप अपने बेटे से ऐसे वसूली करता है क्या? शिवानंद चुप रह गए। अगले दिन आलोक रीना निकलने की तैयारी करने लगे। उन्हें सामान पैक करते देख सुधाजी भाग आईं, बोलीं, अरे बेटा, तुम लोग जा रहे हो? अच्छा रुको, मैं अपना और तुम्हारे पिताजी का भी सामान पैक कर लेती हूँ। अब हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इतने साल हो गए, अब और दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर वो भागी भागी कमरे में गई और अपने फटे से बैग में सामान रखने लगी। इधर रीना ने तेवर बदलते हुए आलोक की तरफ देखा और कहा, अब इस बुढ़िया को हम कहाँ लेके जाएंगे? हमारा खुद का खर्चा इतना है, और इसे ले जाने का मतलब है अपनी फ्रीडम, अपनी प्राइवेसी सब ताक पर रखना। मैं वैसी जिंदगी नहीं जीने वाली। जाओ, जाके मना करो। आलोक सीधा सुधाजी के कमरे में गया। सुधाजी जल्दी जल्दी सामान रख रही थीं। आलोक ने गला खंखारते हुए कहा, मम्मी, आप दोनों अभी कैसे जाएंगे? हमारा धंधा अभी इतना नहीं कमा रहा। अगली बार आएंगे तो ले जाएंगे, अभी रहने दीजिए। सुधाजी की आंखें छलछला उठीं। बेटा, तेरे बिना नहीं रहा जाता, ले चल हमें। खर्चा हम नहीं बढ़ाएंगे, बस अपनी आखिरी जिंदगी तेरे पास गुजारना चाहती हूँ। ऐसा ना हो तेरा इंतजार करते करते मैं दुनिया ही छोड़ दूं। लेकिन आलोक ने चेहरा घुमा लिया। नहीं मम्मी, अभी मुमकिन नहीं है। सुधाजी फूट फूट कर रो पड़ी। वो कमरे में जाकर चुपचाप अपने उस अध पैक सूटकेस को वापस खोलने लगीं, जो उन्होंने बेटे के साथ जाने की आस में भरना शुरू किया था। आलोक और रीना कुछ पैसे दिए बिना ही चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने जैसे उस बूढ़े घर की दीवारों में सन्नाटा भर दिया। अब शिवानंद और सुधा, दो बूढ़े, फिर अकेले रह गए। धीरे धीरे सुधाजी टूटने लगीं। बेटे की बेरुखी ने उनके दिल को घायल कर दिया था। शिवानंद समझाते, तुम्हारा बेटा नहीं आएगा सुधा, अपने आप को संभालो। लेकिन सुधाजी जैसे अंदर से खोखली हो चुकी थीं। वो दिन पर दिन गलती जा रही थीं। एक दिन सुधाजी घर के बाहर चारपाई पर उदास बैठी थीं। उसी समय एक 70 से 75 साल की बुजुर्ग महिला, सर पर सब्जियों से भरी 40-45 साल की बुजुर्ग महिला सर पर सब्जियों से भरी भारी टोकरी उठाए गांव के अंदर आई। वो पुकार रही थी, सब्जी ले लो बहना, ताज़ा टमाटर, आलू, गोभी। उसे देखकर सुधाजी हैरान रह गईं। इतनी उम्र में भी उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था, एक संतोष, एक शांति। सुधाजी ने पूछा, बहन, इस उम्र में इतना भारी बोझ उठाकर क्यों बेचती हो? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? सब्जी वाली मुस्कुराई, क्यों नहीं हैं? 4-4 बेटे हैं, सब शहर में काम करते हैं, पर किसी के पास इतना समय नहीं है कि मेरे पास आए, ना ही उनके घर में जगह कि अपनी माँ को रख सकें। और सच्ची बात बोलूं बहन, मुझे अब किसी पर बोझ बनना भी नहीं। जैसे अकेले आई थी, वैसे ही अकेले ही जाऊंगी। जिसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, वो कर्तव्य मेरा था। अब वो मेरा नहीं निभा रहे तो मैं क्यों रोऊं? जब 4 बच्चों का पेट पाल लिया तो अपना नहीं पाऊंगी क्या? अपने पेट का बोझ तो खुद उठाना ही पड़ेगा ना। उसने इतना कहकर फिर से मुस्कुरा दिया, चमक से भरी हुई मुस्कान। लेकिन सुधाजी का दिल अंदर से हिल गया। उसकी बात जिसे तीर की तरह लगी। जैसे अकेले आए थे वैसे अकेले ही जाना है, उम्मीदों से जीवन नहीं चलता। सब्जी वाली चली गई, लेकिन उसकी बातों ने सुधाजी की रूह में जैसे कोई दिया जला दिया। वे तेजी से घर के अंदर आईं। आंखों में नई दृढ़ता थी। उन्होंने शिवानंद की ओर देखते हुए कहा, सुनिए, मेरे पुराने बक्से में जो गहने रखे हैं ना, उन्हें भी बेच दीजिए। शिवानंद जी एकदम ठिठक गए। अचानक से? क्यों? सुधाजी की आवाज पहले जैसी डरी सहमी नहीं थी, बल्कि दृढ़ता से भरी हुई थी। वो गहने तुम्हारी माँ ने दिए थे, तुम्हारी आखिरी निशानी है, ये सच है। लेकिन गहने का असली उपयोग मुश्किल वक्त में ही होता है, और अब समय आ गया है कि उन्हें काम में लिया जाए। हम एक छोटा सा खाने पीने का होटल खोलेंगे। तुम जानते ही हो, मेरे हाथ के समोसे कचौरों का स्वाद मैं बनाऊंगी और तुम बेचोगे। हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि अपना पेट न पाल सकें। बेटे बहू की दया पर क्यों जिएं?
उनकी दृढ़ता देखकर शिवानंद जी के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई, जैसे उनकी पत्नी एक लंबे अंधेरे कमरे से निकलकर फिर से धूप में आ गई हो। वो तुरंत पुराने बक्से से गहने निकाल लाए, 2 कंगन और 1 जोड़ी झुमके। सुधा जी ने कहा, कंगन बेच दीजिए, इतना पैसा मिल जाएगा कि हम आराम से छोटी सी खाने पीने का ठेला खोल सकेंगे। अगले ही दिन गहने बेचकर जो पैसे मिले, उनसे उन्होंने सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला बनवाया। कढ़ाई, बर्तन, गैस सब इंतजाम हो गया। अगली सुबह सुधा जी ने गणेश जी की पूजा की, पल्लू कसकर समोसे कचौड़ियां बनाने में लग गईं, एकदम नई ऊर्जा से भरी हुई। शिवानंद जी ठेले पर ग्राहकों को परोसते और सुधा जी ताज़ा गरम समोसे, कचौरी, पकौड़े तलतीं। शुरू के दिनों में बस 2-4 ग्राहक आते थे, लेकिन जिसने एक बार खाया वो फिर आता। अम्मा, 1 प्लेट और देना, ऐसी आवाजें बढ़ने लगीं। सुधा और शिवानंद जी साफ सफाई का खास ख्याल रखते और स्वाद एकदम लाजवाब। कुछ ही महीनों में कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां, नौकरी जाने वाले, बस, ट्रक चालक, आने जाने वाले यात्री सब इनके ठेले के नियमित ग्राहक बन गए। फिर धीरे धीरे मेहनत रंग लाई, ठेला, छोटी दुकान और फिर 1 साल के अंदर वो दुकान एक छोटे से ढाबे में बदल गई। सुबह से रात तक लाइनें लगी रहतीं, 2-4 काम करने वाले भी रख लिए गए, खाना बनाने के लिए 2 और महिलाएं रख लीं और 2 साल के अंदर जहां कभी मिट्टी का कच्चा घर था, वहां अब एक सुंदर पक्का मकान खड़ा था। ढाबे की जगह होटल खड़ा हो गया। चाय नाश्ते के साथ खाना, अलग अलग तरह के खाने पीने की चीजें सब मिलने लगे। सुधा और शिवानंद जी अब सिर्फ काम की देखरेख करते थे। वे अब खुश, आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे थे। उधर आलोक और रीना का बिजनेस लगातार घाटे में गया। कमाई से ज्यादा दिखावा, शौक और उधार का बोझ उन पर चढ़ता चला गया। 2 साल में आलोक पर लाखों का कर्ज हो चुका था। आखिर में कोई चारा न देखकर वो फिर गांव लौटे। रीना ने रास्ते भर समझाया, जमीन का आधा तो हमने बिकवाया था, आधा तो बचा होगा, इस बार जाकर उसे बिकवा देते हैं, उतने में हमारा काम चल जाएगा। आलोक सिर हिलाता है। गांव पहुंचते ही सड़क पर बने बड़े सुंदर होटल को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कौन है जिसने गांव-गांव के बाहर रोड पर इतना बड़ा होटल खोल दिया? लोकेशन भी बढ़िया चुना। वे अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो होटल किसका है। घर पहुंचे तो वहां पुराने कच्चे घर की जगह एक खूबसूरत पक्का मकान देखकर दोनों के होश उड़ गए। रीना कांपती आवाज में बोली, कहीं कोई दूसरा तो नहीं रहने लगा? मम्मी पापा ने सब बेच तो नहीं दिया? वो डरते डरते अंदर गए तो सुधा जी मोबाइल पर सामान मंगवाने की बातें कर रही थीं। दूसरी तरफ शिवानंद जी हिसाब किताब लिख रहे थे। पहले जैसी मुस्कान, स्वागत, दौड़कर गले लगना कुछ भी नहीं। दोनों ने सिर्फ एक ठंडी नजर डाली और खुद में व्यस्त हो गए। आलोक सकपका गया। मम्मी, ये घर और वो होटल किसका है? शिवानंद जी ने सहजता से जवाब दिया, होटल हमारा है और ये घर भी। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुधा जी ने बस इतना कहा, जाकर रसोई से चाय नाश्ता बना लो, और सुधा जी बाहर जाकर स्कूटी स्टार्ट करने लगीं। रीना तो दंग रह गई। ये वही सुधा है जो बोलते हिचकती थी और आज स्कूटी चला रही है। सुधा जी बोली, होटल में सामान उतरना है, जरा देख आऊं कि सब सही से आया या नहीं। न पानी पूछा न नाश्ता, सीधे होटल चली गईं। आलोक और रीना की आंखें फटी रह गईं। रात में आलोक बोला, माँ, शहर में हमारा धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, हमें। सुधा जी बीच में ही बोल पड़ी, तुम्हें पैसे चाहिए है ना? आलोक ने झूठी मासूमियत से कहा, बस थोड़ी मदद चाहिए थी, अगर 10 से 12 लाख दे देती तो। आलोक को लग रहा था सुधा जी को अभी भी पहले की तरह बहला फुसला लेगा। सुधा जी का स्वर पत्थर जैसा कठोर हो गया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आलोक चिढ़ गया, माँ, इतना बड़ा होटल चलाते हो, इतना बड़ा घर, और कहती हो पैसे नहीं हैं। शिवानंद जी बोले, जो कमाया था सब घर और होटल में लगा दिया,
हमारे पास अब कुछ नहीं है। आलोक ने गुस्से में कहा। तो होटल ही मुझे दे दीजिए, आप लोग घर में आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगा। सुधा जी का चेहरा जैसे वर्षों की चोटों से कठोर हो गया। ये होटल हमारी मेहनत से खड़ा हुआ है। हमने तुम्हें जितना देना था उससे कहीं अधिक दे चुके हैं। अगर तुम में योग्यता होती तो आज यूं कंगाल होकर हमारे सामने भीख न मांग रहे होते। आलोक सिसक पड़ा। माँ, आपका बेटा मुसीबत में है और आप। सुधा जी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तुमने मुंह मोड़ लिया था। आज हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए जितने दिन आए हो रहो, खाओ और चुपचाप वापस चले जाओ। वो खाना खत्म करके उठीं और अपने कमरे में चली गईं। शिवानंद जी भी बिना कुछ बोले कमरे में चले गए। रीना और आलोक दांत पीसते रह गए। रात में रीना ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अलमारी में जरूर पैसे छिपाए होंगे। तुम कल सुबह उनकी अलमारी चेक करना, वरना ये हमें कुछ भी नहीं देंगे। आलोक ने मुट्ठी बांधी। हाँ, अब कोई और चारा नहीं बचा। इतने पैसे दबा के बैठे हैं, दोनों ऊपर लेके जाएंगे क्या? आखिर माँ बाप के पैसों पर बेटे का ही तो हक होता है। तुम ठीक कह रही हो, दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब शिवानंद जी और सुधा जी होटल के कुछ काम से बाहर गए हुए थे, तभी आलोक चुपके से सुधा जी के कमरे में घुसा और उनकी अलमारी खंगालने लगा। तलाशते तलाशते उसे पासबुक और एटीएम कार्ड मिल गया। पासबुक में 12 लाख रुपए की एफडी देखकर उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। लेकिन ठीक उसी पल पीछे से शिवानंद जी वहां पहुंच गए। आलोक रंगे हाथों पकड़ा गया और घर में हंगामा खड़ा हो गया। बाहर रीना और आलोक दोनों एक दूसरे पर ही बिगड़ रहे थे। रीना गुस्से में बोली, इतने पैसे लेकर ऊपर जाएंगे? अब नहीं चलेगा ये सब। मुझे अपने इंस्पेक्टर भाई को बुलवाना पड़ेगा। उसने सारी हेकड़ी ना निकाल दी तो मेरा नाम ही रीना नहीं। एटीएम का पासवर्ड भी निकलवा लूंगी। समझते क्या है ये दोनों हमें? वो फोन मिलाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुधा जी ने दरवाजा खोला तो सामने 2 इंस्पेक्टर खड़े थे। उन्हें देखकर रीना के तो होश उड़ गए, क्योंकि उनमें से एक उसका ही भाई अरुण था। रीना दौड़ कर आई और बोली, भैया देखिए ना, ये मेरे सास ससुर मेरा जीना हराम। इससे पहले कि वो आगे बोलती, अरुण ने हाथ उठाकर उसे शांत कर दिया। रीना, यहां मैं किसी का भाई बनकर नहीं आया हूं। यहां मैं सिर्फ एक इंस्पेक्टर हूं और मेरे पास पूरे मामले की सारी जानकारी है। यहां गलत आपके अंकल आंटी नहीं, तुम और आलोक हो। अगर अपने भले की चाहत हो तो चुपचाप अपना सामान बांधो और यहां से निकल जाओ। कानूनी पचड़े में पड़े ना, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रीना और आलोक हैरान और शर्मिंदा खड़े रह गए। वहीं सुधा जी और शिवानंद जी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे किसी ने उनका भारी बोझ उतार दिया हो। अपने भाई की कड़क चेतावनी सुनकर रीना को आखिर बात समझ में आ ही गई। उसे एहसास हुआ कि लालच में ज्यादा पड़ने से उनका ही नुकसान होगा, और अगर कोर्ट कचहरी शुरू हो गई तो बरसों चक्कर लगते रहेंगे। वो चुपचाप अंदर गई, अपना और आलोक का सामान पैक किया और दोनों वहां से चले गए। इसके बाद अरुण ने शिवानंद जी और सुधा जी से कहा, अंकल, आंटी, मेरी बहन ने आपके साथ जैसा भी व्यवहार किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। आपने मेहनत से ये सब बनाया है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आगे कभी कोई दिक्कत हो, चाहे रीना हो या आलोक, आप सिर्फ मुझे बताइएगा। सुधा जी ने उसे दिल से आशीर्वाद दिया। दोनों इंस्पेक्टर वहां से चले गए और कमरे में एक ऐसी मुक्ति की हवा फैल गई मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। उस दिन के बाद से रीना और आलोक में पूरी तरह बदलाव आ गया। वे ना तो कभी पैसों की लालच में आए और ना ही किसी तरह की बदतमीजी की। कुछ दिनों के लिए शांति से रहते और फिर वापस लौट जाते। और शिवानंद जी, सुधा जी, वे एक दूसरे का हाथ थामे पहले से कहीं ज्यादा मजबूती और सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, क्या आलोक और रीना के साथ सही हुआ? आप इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।